नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। आज हम बात करेंगे चाइना इंडिया रिलेशन के ऊपर। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनकी भारत की यात्रा। लेकिन हम इससे पहले इस यात्रा पर हमारे को भारत को क्या क्या मिला, चीन को क्या मिला, दोनों की बातचीत में क्या बाहर निकल कर आया, उस बातचीत से पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे पिछले 10-11 साल में भारत चीन के संबंध किस तरीके से रहे, क्या उतार चढ़ाव रहे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इतने सालों बाद, 11 साल की विदेश नीति के बाद आज हम किस मोड़ पे खड़े हैं। हमसे मतलब भारत और चीन दोनों। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी नया टॉपिक है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। 2014 भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। वह अपनी ओथ सेरेमनी में अपने सार्क कंट्रीज़ के, अड़ोस पड़ोस के सभी देश के प्रमुखों को, प्रधानमंत्रियों को भारत बुलाते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आते हैं और उन्हें गुजरात में होस्ट कराया जाता है। वहाँ पर सबसे फेमस जो विपक्षी दल भारत के हैं वो कहते हैं कि आपने तो उनको झूला भी झुलाया। इस तरीके से उनको खुश करने की या रिलेशन आगे नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाती है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। फिर उसके बाद शी जिनपिंग क्या करते हैं, वो भी पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान को आदत है भारत की पीठ में छुरा घोंपने की। जैसे कि कारगिल वॉर हुआ था, वाजपेयी जब गए थे पाकिस्तान और उसके बाद 2 महीने बाद ही हो गया था कारगिल। उसी तरीके से शी जिनपिंग ने किया। वो भारत की यात्रा पर आए, मोदी के संग वो इधर उधर घूमे, झूला झूला, सब कुछ हुआ, मीठी मीठी बातें भी हुई। और उसके बाद उन्होंने 2019 में कर दिया गलवान, जहां पर चीन और भारत दोनों की सेनाओं के बीच में झड़पें हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि 45 चीन के आर्मी के भी हुए। हालांकि चीन ने कभी अपना ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कोई नंबर ही नहीं दिया, 1, 2, 3 या 40, 50, कुछ भी नहीं। ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने सैटेलाइट इमेज और अपनी जानकारी के आधार पर ये सब बताया। फिर 2019 के बाद भारत और चीन के बीच में एक खाई जैसा गैप बढ़ गया। ना कोई बातचीत, ना कोई समझौता और ना कोई विदेश नीति, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स का आपस में मिलना जुलना, कुछ नहीं, सब कुछ बंद। यहाँ तक कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जाना बंद कर दिया। आपको याद होगा पिछले साल जब पाकिस्तान में एससीओ समिट हुई थी, तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव भेजा था वो थे डॉक्टर एस जयशंकर। फिर डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में बातचीत होना शुरू होती है और फिर एससीओ समिट के दौरान ही, स्पेशल इधर उधर जाके नहीं, ना तो जयशंकर चाइना गए ना वांग यी भारत आए। ये सारी जो मीटिंग्स चल रही थी ये चल रही थी एससीओ समिट के दौरान या ब्रिक्स समिट के दौरान। फिर उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए, तब वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति और मोदी जी की मुलाकात होती है। लेकिन इससे पहले सारा होमवर्क कर लिया गया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने सारे, जो इंडिया चाहता था कि गलवान से चीनी सेना पीछे हटे, बॉर्डर के पार जाए, जैसे एज इट इज़ पहले कंडीशन हुआ करती थी 2019 से पहले, उस कंडीशन पर भारत की ये शर्त थी चीन से, जो चीन ने मान भी ली और अपने सैनिकों को पीछे करना शुरू कर दिया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है और उसके बाद अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वॉर दुनिया में शुरू करते हैं और वो लगा देते हैं धीरे धीरे करके टैरिफ चाइना के ऊपर 250 तक, और चाइना भी उसको रिटेलिएट करते हुए वो भी अपना टैरिफ लगाता जाता है। इसी बीच नई नई खबरें डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से आने लगती हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो सिर्फ भारत के तेल खरीदने से हो रही है। जो भारत रूस से तेल खरीदता है उससे जो रशिया को फंड मिलता है उससे वो अपने वेपन्स वगैरह बनाता है और युद्ध करता है यूक्रेन के साथ। तो इस सारे तेल के झंझट में रूस और भारत जो व्यापार करते हैं, एक तो इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, साथ ही वेपन्स भी खरीदता है। अमेरिका चाहता है कि भारत ये दोनों चीज़ें रशिया से खरीदने की बजाय अमेरिका से खरीदे, लेकिन रशिया और इजराइल भारत के ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं और भारत चाहता नहीं है अपने पार्टनर्स को खोना। इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप लगाना शुरू करते हैं भारत के ऊपर टैरिफ, और पहले टैरिफ का स्लैब लगाया जाता है 25% और फिर उसके 1-2 दिन बाद लगाया जाता है एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ, पेनल्टी जो इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से।
अब टोटल टैरिफ हो जाता है 50%। और बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये गाना गाते रहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी अड़चन है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो हमेशा डिनाई कर देते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ था इसमें आपका कोई रोल नहीं है। और जहाँ ये डिनाइल आता है इंडिया का, उसी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पुरस्कार छिन जाता है उनके हाथ से। सबसे बड़ी वजह यही है टैरिफ लगने की, पर्सनल खुंदस। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लग जाते हैं चाइना पर भी, इंडिया पर भी और ब्राज़ील पर भी। ब्राज़ील पे जब टैरिफ लगता है तो टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं एक पत्रकार सम्मेलन में कि अगर ये टैरिफ ब्राज़ील को ज़्यादा लग रहे हैं तो वो मेरे से फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। उस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति का रिएक्शन आता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की बजाय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ब्राज़ील, भारत, चीन, रशिया, ये सब हिस्सा हैं ब्रिक्स का। तो इस नाते भी इनका जो एक तालमेल है इन सारे कंट्रीज़ का, वो अच्छा खासा जुड़ा हुआ है ब्रिक्स से। सेकंड नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रिक्स वो गुट है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी अमेरिका है। जबकि भारत का स्टैंड है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका नहीं बल्कि नॉन यूरोपियन, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है। जबकि चाइना को ऐसा मानना है, उसकी पॉलिसी ये है कि हमें ब्रिक्स को ऐसा बनाना चाहिए जो एंटी अमेरिका हो। रशिया भी उसी खेमे में है, इसलिए रशिया बात करता है ब्रिक्स की एक लोकल करेंसी की, जबकि भारत हमेशा उसको डिनाई करता है कि लोकल करेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी अपनी करेंसीज़ में बिजनेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसमें चाइना ने मान लीजिए अपनी करेंसी लॉन्च कर दी ब्रिक्स करेंसी में, चाइनीज़ करेंसी, तो चाइना का प्रभुत्व सारे देशों पर हो जाएगा। रशिया ने कर दी तो उसका हो जाएगा, इंडिया ने कर दी तो उसका हो जाएगा। इसलिए भारत चाहता है कि अपनी अपनी करेंसी में बिजनेस करेंगे। जैसे रशिया से अगर इंडिया कुछ खरीदता है तो इंडिया रुपीज़ में उनको पेमेंट करेगा, और अगर रशिया इंडिया से कुछ खरीदता है तो वो अपनी करेंसी भारत को देगा। ये हो गई टैरिफ की बात। अब इस टैरिफ के बीच में रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये 4 देशों का एक गुट ऐसा है जो ब्रिक्स में मेन पिलर्स हैं ब्रिक्स के। प्लस इनके ऊपर हाई टैरिफ्स हैं, सैंक्शंस हैं ब्राज़ील वगैरह रशिया पर। तो इसके कारण ये सारे देश आपस में करीब आ रहे हैं। अमेरिका पिछले 20 साल से भारत से दोस्ती बनाने और एक ट्रस्टवर्थी रिलेशन बनाने की बात करता रहा है। वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। 20 साल का जितना भी काम अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने अभी तक भारत के साथ किया था, ट्रस्ट बिल्ड किया था, वो सारा ट्रस्ट बिल्डिंग सेटअप था वो डोनाल्ड ट्रंप ने स्वाह कर दिया है कुछ ही हफ्तों में। अब नया ट्रेंड चल रहा है, नया समीकरण बन रहे हैं। उस नए समीकरण में भारत क्लोज जा रहा है, रशिया के तो पहले से ही था, अब क्लोज जाना शुरू हो गया चाइना के। और चाइना को भी लगता है कि जो ट्रंप की बादशाहत है या गुंडागर्दी है उसको काउंटर करने के लिए भारत और चीन का मिलना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने जनवरी फरवरी 2025 से ही कहना शुरू कर दिया था कि एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर। जब हाथी और ड्रैगन दोनों डांस साथ कर सकते हैं तो चीन और भारत दुनिया पे एक अलग छाप छोड़ सकते हैं और उन पे बादशाहत अपनी कायम कर सकते हैं, अमेरिका के टैरिफ या उसकी गुंडागर्दी को दबा सकते हैं। उधर रशिया चाहता है कि भारत, चीन और रशिया मिलके ट्रायोका में ये तीनों देश शामिल हों और ये तीनों देश अपनी एक अलग पहचान, अलग करेंसी, अलग एक ग्रुप बना दें ब्रिक्स की तरीके से। लेकिन भारत का ऐसा मानना है क्योंकि हम ब्रिक्स में ये तीनों देश हैं ही, साथ में ब्राज़ील भी है और साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया का है। तो ये 4 कंट्री मेन है। तो इन सारे झमेलों को देखते हुए जो नया समीकरण बना वो ये था कि चीन को भारत की ज़रूरत थी और भारत को चीन की। इसलिए वांग यी भारत की यात्रा पर आए। भारत की इस यात्रा पर आने पर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, उसके बाद अजीत डोभाल से बात की और उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिले। जो इस मीटिंग में भारत को हासिल हुआ उसमें 4-5 पॉइंट सबसे बड़े हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि अभी तक भारत और चीन के जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा फिक्स बाउंड्री नहीं है इंडिया चाइना के बीच में। सिर्फ अजम्पशन है कि हाँ ये चाइना है और ये इंडिया है। तो एक बॉर्डर का सेटअप बनाने की बात बहुत टाइम से जयशंकर जी कर रहे थे चाइना से, उस पर वांग यी इस सहमत हो गए कि ठीक है, सबसे पहले हम भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं।
उसके अलावा जो चीन ने भारत को उर्वरक फर्टिलाइज़र प्लस जो माउंटेन्स में टनल बनाई जाती हैं उसको जो ड्रिल करने की हैवी मशीन होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना में ही बनाई जाती हैं और चाइना ने बैन लगा रखा है भारत को देने के लिए। उस बैन को हटाया, यानी कि भारत और चीन के बीच संबंध स्थिर होने के लिए अब भारत और चीन की सीमाएं रेखांकित की जाएंगी। भारत को फर्टिलाइज़र मिलेगा, भारत को माउंटेन्स में टनल बनाने के लिए ड्रिल करने के लिए हैवी मशीन्स मिलेंगी, प्लस भारत और चीन एक दूसरे के देशों में व्यापार कर पाएंगे, अपने सेटअप लगा पाएंगे। इससे कुछ टाइम पहले भारत जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं यानी कि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो कर चुका है। भारत और चीन के बीच में जल्दी फ़्लाइट्स शुरू होंगी, पैसेंजर फ़्लाइट्स। हालांकि कार्गो फ़्लाइट्स तो आती जाती हैं डायरेक्ट, लेकिन कोई भी डायरेक्ट पैसेंजर फ़्लाइट नहीं है चाइना और इंडिया के बीच में पिछले 5 साल से, यानी कि 2019-20 से। तो वो फ़्लाइट शुरू होंगी, लोगों को वीज़ा देना शुरू कर दिया गया है दोनों देशों की तरफ से। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पहले से लेना स्टार्ट कर दिए थे और अब ये नया समीकरण सामने आया है। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ये बातचीत हुई है ये बहुत बड़ा समुद्र से गहरी, और जो पाकिस्तान में कहते हैं ना समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती, अभी वो वाली कंडीशन नहीं है। अभी ये बिल्कुल ABCD अल्फ़ाबेट्स का अगर हम A से और Z तक देखें तो ये पॉइंट बिटवीन A एंड B ही है। अभी बहुत काम होना बाकी है और इस काम में हो सकता है 10 साल लग जाएं, हो सकता है 15 लग जाएं, हो सकता है 20 साल लग जाएं, लेकिन अगर कंटिन्यूटी ये बनी रही, तो अगर दोनों देशों की इच्छाएं सेम रहीं जैसी इस समय एट प्रेजेंट कंडीशन पर दोनों देश रहे कायम, तो ये काम बहुत जल्दी भी किया जा सकता है, हो सकता है 5 साल में ही पूरा हो जाए। भारत और चीन की जो ये मुलाकात है यानी कि वांग यी की जो भारत यात्रा है, इस पे 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों की बहुत घनी, बहुत पैनी नज़र है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है अमेरिका। पाकिस्तान ये देख रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि चीन भारत के खेमे में चला जाए और पाकिस्तान से चीन की दोस्ती ख़त्म हो जाए। अमेरिका को ये लग रहा है, ख़ास तौर से जो पुराने पॉलिटिशियन हैं वहाँ के या जो पुराने थिंक टैंकर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने जो 20 साल भारत को टाइम दिया, जो भारत के संग हमने ट्रस्ट बिल्डिंग की, वो सारी ट्रंप ने ख़त्म कर दी और ट्रंप के टैरिफ और बाकी जो अननेसेसरी वाले स्टेप्स हैं वो उनके कारण भारत चीन की तरफ जा रहा है। यानी कि 20 साल का काम 20 दिन में ख़त्म। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो सिचुएशन है, रिश्ते और इससे आगे जाते हैं या यहीं पर इनमें पॉज लग जाता है या इसी लेवल पर रहता है, या आगे फ्यूचर में इससे भी वापस और घटिया हो जाते हैं भारत और चीन के रिश्ते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरी समझ से अगर हम मान लीजिए बहुत बड़े बड़े जो मुद्दे हैं लड़ाई झगड़े के, वो एक दूसरे को छोड़ दें, एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें उन पर, तो हमारे रिश्ते एक नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। भारत, रूस और चीन मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। राज का मतलब वो नहीं है कि हमारी वहाँ पर दूसरे देशों में गवर्नमेंट हो, मेरा कहने का मतलब है कि हम दुनिया पे छा सकते हैं इकोनॉमिकली। और आजकल जो सबसे बड़ी पावर है वो इकोनॉमिक्स की है, पैसे की है, बिजनेस की है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी काइंडनेस दिखाएं। आपकी एक काइंडनेस से हमारे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।